नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, डोगा और तिरंगा का ये मजेदार और धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नरम गरम। आप इसका कवर पृष्ठ देख सकते हैं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छी कलर ये इसका कवर पेस्ट है। डोगा और तिरंगा का 2-in-1 विशेषांक है। मुंबई, 12 मार्च 1993। बड़ाम बड़ाम बड़ूम। समूची मुंबई में हुए इन धमाकों ने इंसानियत को ही नहीं बल्कि इंसानियत को बनाने वाले विधाता के कलेजे को भी कंपा दिया होगा। मुंबई के हर कोने में बिखरे खून ने उसे भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया होगा। हर तरफ लगी आग की तपिश उसने भी अपने दामन में महसूस की होगी, लेकिन उनके दामन आज भी साफ हैं। जिन्होंने इंसानियत को अपने कदमों तले रौंदा, दरिंदगी से भरा वो खेल खेला। और यही कारण है कि मुंबई में दरिंदगी से भरा यह खेल जारी है आज तक। नारीवन पॉइंट की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शक्तिशाली बम रखे होने की सूचना है। सभी यूनिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड्स वहां पहुंचे। प्यों प्यों प्यों, वो वो वो। इमारत का चप्पा चप्पा छान मारो। बम हमें हर हाल में मिलना चाहिए, फटने से पहले। लेकिन हम बम को नहीं ढूंढ सकते सर। हमारा कोई भी यंत्र उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ओह, यानी बम किसी ऐसे केमिकल से बना है जिसे डिटेक्ट करने की अभी मशीन ही नहीं बनी। यू आर राइट सर। इसलिए मेरा विचार है कि अब बम ढूंढने के लिए इस इमारत में रुके रहना बेवकूफ़ी है, आत्महत्या करना है, क्योंकि बम किसी भी समय फट सकता है। सही कहा, और इमारत से दूर भाग जाने का सही फैसला किया। लेकिन तेरा फैसला बहुत ही गलत था। इस इमारत में बम रखने के बाद उसमें मचने वाली तबाही को देखने के लिए यहाँ रुके रहने का। डोगा, तू यहाँ कैसे पहुंचा? इस कुत्ते सी नाक की वजह से। ये तू जैसे गंदे कीड़े के गंध को दूर से ही सूंघ लेती है और मुझे वहां पहुंचा देती है। अब बोल, तू मुझे इस इमारत में रखे बम तक पहुंचाएगा या नहीं? आह नहीं, 5 मिनट से पहले तो हरगिज नहीं, क्योंकि वो बम ठीक 5 मिनट के बाद फटने वाला है। भड़ाक। और कम से कम 5 मिनट तो मैं तेरी मार को सह ही सकता हूँ डोगा। हा 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 हा। धाड़। तेरे में डोगा के टॉर्चर को 5 साल सहने की भी ताकत हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता हरामजादे। डोगा तुझसे 5 मिनट से बहुत पहले ही बम का पता उगलवा लेगा। धाड़। डोगा के प्रचंड गुस्से से उसकी आंखों के सामने छाए अंधेरे को छटने में कुछ ही पल लगे। होश ठिकाने आ गए हो तो अपनी उखड़ी सांसों को ठीक कर और तसल्ली रख। अब मैं तुमसे बम का पता नहीं पूछने वाला। लेकिन आंखें देखने लायक हो गई है तो ध्यान से देख कि इस समय तुम मेरे साथ उसी मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में मौजूद है जिसमें तूने बम रखा हुआ है। ओह नो। पलक झपकते ही उसके हलक का पानी सूख गया और सारा शरीर पसीने से नहा गया। हाँ, हम इस समय ठीक मौत के मुंह में है डोगा। यहाँ रखा बम बहुत ही शक्तिशाली है। वो इस बिल्डिंग के साथ साथ हमारे भी चित्र उड़ा देगा। जान बचानी है तो यहाँ से भाग चल। जल्दी कर। मुझे भागने की नहीं, मरने की जल्दी है। तू बचना चाहता है तो तू भाग जा। हाँ, भागता हूँ, मैं भागता हूँ। ओह, भाग जा, भाग सके तो भाग जा। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। छुड़ा ले, चला जा। छूटने के लिए अपने दांत डोगा की कलाई में गड़ा दिए उसने। काटना कुत्ते का काम होता है। आज तू इस काम को कर रहा है तो कर, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काट, जी भर काट और चला जा। कच। कलाई का मांस तक खींच डाला उसने, लेकिन काटने के मामले में तूने कुत्ते को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, छूट नहीं पाया तू। अब छोड़ छूटने की कोशिश और मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बम का पता बता देता हूँ। एयर कंडीशन सिस्टम की डक्टिंग में बम रखा हुआ है, लेकिन वो इतना अंदर और सक्रिय जगह पर है कि इतने कम समय में तू इसे किसी भी तरह से नहीं निकाल सकता।
बम को वहां से मैं नहीं निकालूंगा, लेकिन फिर भी समय रहते बम निकलेगा। मेरे वफादार साथी उसे निकालेंगे। डोगा ने अपनी अल्ट्रासोनिक व्हील्स बजाई। कुत्ते को वहां पहुंचने में देरी नहीं लगी और जल्द ही बम मिल गया। तेरा साथी बम को ले आया। अब तो इस बम को फेंक दे डोगा। इसके फटने में अभी भी 1 मिनट बाकी है। हाँ, है तो सही 1 मिनट बाकी, लेकिन ये अगले 1 मिनट भी मेरे हाथ में रहेगा। अगर तूने मुझे अपने बॉस का नाम नहीं बताया तो। बॉस का नाम इब्राहिम। मुन्ना इब्राहिम। मुन्ना अकर इब्राहिम। मुन्ना इब्राहिम। बुड़ुम। मुन्ना इब्राहिम तो 12 मार्च 1993 के बम ब्लास्ट के मामले में सजा पाया हुआ अपराधी है और वो जेल में है। कहीं उस बदमाश ने मुन्ना इब्राहिम के बारे में तो झूठ तो नहीं बोला? नहीं, उसके चेहरे पर मौत का जो आतंक नजर आ रहा था, उसके साय में कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर वो सच था तो मेरा काम बढ़ गया, क्योंकि मुझे उस सच की गहराई में जाना होगा। कई विस्फोटक छिपे हुए थे उस सच की गहराई में। ये सही है कि मुन्ना इब्राहिम जेल के अंदर था, लेकिन मेरे भाई मुन्ना इब्राहिम को जेल से बाहर आने में देर कितनी लगती है। उसके ऊपर बड़े बड़े आकाओं के वे हाथ है जो चुटकी बजाते हैं तो सारे हिंदुस्तान की राजनीति में खलबली मच जाती है। उन्हीं हाथों ने मुन्ना इब्राहिम को जेल से छुड़ा लिया। ओह, इसका मतलब मुन्ना इब्राहिम इस बार भी मुंबई में 1993 जैसे धमाके करके मुंबई के नींव को हिला देना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। डोगा ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि डोगा के हाथों से नहीं बचेगा मुन्ना इब्राहिम। हम तो नरीमन पॉइंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसलिए मिट्टी में नहीं मिल पाई क्योंकि एन मौके पर डोगा वहां पहुंच गया था। हाँ मुन्ना भाई, और डोगा को वहां पहुंचना यह साबित करता है कि हम पिछली बार की तरह इस बार मुंबई में धमाके नहीं कर सकते। डोगा कुत्ते की तरह हमें यहाँ ढूंढेगा और हो सकता है वो हम तक पहुंच भी जाए, और डोगा का हम तक पहुंचना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा मुन्ना भाई। धाड़। और कोई टाइम होता तो इस बात पर मैं तेरी मुंडी काट देता, लेकिन इस टाइम तू एकदम सही बोला। ये टाइम मेरे लिए नुकसान उठाने का नहीं है, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं। इसलिए मेरे आका देश में कोई ऐसा बॉन्डर खड़ा करना चाहते हैं जिसके कंधे पर खड़े होकर वे चुनाव जीत जाएं। लेकिन इस टाइम हमें डोगा से बचना होगा। हमें मुंबई छोड़नी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना भाई? अगर हम मुंबई छोड़ देंगे तो फिर हम बवंडर कैसे खड़ा करेंगे? बवंडर तो खड़ा होगा मुंबई में नहीं तो किसी और शहर में। किस शहर में? मुंबई के बाद एक ही शहर ऐसा बचता है जहां अगर सुई भी गिरे तो सारा देश में बम का धमाका हो जाता है, और वो शहर है दिल्ली। बड़ूम बड़ूम भागो। दिल्ली में अचानक उस समय भगदड़ मच गई जब दो अलग अलग स्थानों पर बम विस्फोट हुए। हालांकि ये दोनों बम विस्फोट अधिक शक्तिशाली नहीं थे और उनमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देश की राजधानी में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन ने दिल्ली वासियों को भी सतर्क रहने की अपील की है। अच्छा किया है, क्योंकि लोग जितने सतर्क होते हैं मुन्ना इब्राहिम को काम करने में उतना ही मजा आता है। हमारे द्वारा हमारे द्वारा हमारे द्वारा किए गए पिछले 2 धमाके कोई बड़ा हंगामा नहीं कर पाए। अब आगे क्या करने का इरादा है? एक ऐसा बड़ा बवंडर उठाएंगे जो पूरी दिल्ली के साथ साथ सारे देश को अपनी चपेट में ले ले, और ऐसा हंगामा करने के लिए मैंने जगह भी चुन ली है, पुरानी दिल्ली। क्योंकि पुरानी दिल्ली में ऐसा बवंडर उठाने के लिए ना मंदिरों की कमी है ना मस्जिदों की। हम मंदिर में बम लगा चुके हैं मुन्ना भाई। मंदिर में धमाका करके ही हमारा काम चल सकता है, फिर मस्जिद में बम लगाकर अल्लाह का गुनहगार क्यों बना जाए? धाड़। आह। बेवकूफ, हम मस्जिद के मौलवी नहीं, आतंकवादी हैं। हम अल्लाह को नहीं, शैतान को मानने वाले हैं। हमारे लिए मंदिर मस्जिद कोई अहमियत नहीं रखते। हमारा एक ही धर्म है, धमाके करना, चीथड़ों उड़ाना, दहशत फैलाना। और ये सब मंदिर उड़ाने से होता है या मस्जिद उड़ाने से, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्ना इब्राहिम के हाथ में थमे रिमोट का स्विच दबा और अगले ही पल बड़ाम, एक साथ हुए कई धमाकों से पुरानी दिल्ली का वातावरण गूंज उठा। और अभी वहां गूंज पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई थी
कि वातावरण में गूंज उठी रगों में दौड़ते खून को जमा देने वाली आवाजें, काटो, मारो। और ये आवाजें अपने अपने घरों से निकले उन सैकड़ों लोगों की आवाजें थी, जिनके हाथ में थमे हथियार इस बात के घोतक थे कि वहां भड़क चुका है काटो, मारो दंगा। जिसने हमारे मंदिर को ढहाया है वो नहीं बचेगा। हमारी मस्जिद को शहीद करने वालों को हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अपने अपने धर्म के ठेकेदार क्या जानते थे कि किसने मंदिर को ढहाया है और किसने मस्जिद को शहीद किया है। उन्हें तो अपने धर्म की रक्षा करने और एक दूसरे का खून बहाने से मतलब था। खून बहा भी, खच खच। लेकिन ये क्या, ये जिसका खून बहा वो तो है तिरंगा। हाँ हाँ दोस्तों, तुम्हारे हाथों से खून में रंगने वाला तिरंगा ही है। तिरंगा? वैसे अगर मैं चाहता तो इन खंजरों को तुम्हारे हाथ से छीनकर फेंक भी सकता था। इनसे तुम्हारा खून भी बह सकता था, लेकिन फिर भी मैंने इस खंजर को अपने शरीर में धंसने दिया। और ऐसा मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि इस देश की धरती पर खून चाहे हिंदू का गिरे या मुसलमान का, लहू का दाग तो तिरंगे पर ही लगता है। और हैवानियत का शिकार चाहे राम हो या रहीम, लाल भारत माँ का ही मरता है। यानी तुम कहना चाहते हो कि हमारी मस्जिद में बम इन्होंने नहीं रखा, हमारे मंदिर को इन्होंने नहीं गिराया? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मंदिर और मस्जिद में बम रखने वाले जो भी थे वो कोई हिंदू या मुसलमान नहीं थे, वे आतंकवादी थे, अमन और शांति के दुश्मन। और ऐसे लोगों को कोई मौजम नहीं होता है, कोई ईमान नहीं होता है। लेकिन आप सबका तो मजहब है, आप सबका तो ईमान है। आपने उसी मजहब और ईमान पर कायम रहो। अपने अपने धर्म ग्रंथों में लिखी शिक्षाओं को मानो। बंद करो इंसानियत का खून बहाना और वापस लौट जाओ। तिरंगा तो तिरंगा है। अच्छा हुआ तू मरने के लिए खुद ही यहाँ आ गया। आज तो यहाँ से चिथरे चिथरे होकर जाएगा। तू ऐसी कोशिश कर सकता है मुन्ना इब्राहिम, लेकिन सोच ले, ऐसी कोशिश करने के लिए जैसे ही तू मेरी तरफ कदम बढ़ाएगा, वैसे ही मेरे साथ आए ये हिंदू मुस्लिम तेरे और तेरे साथियों की बोटियां नोच डालेंगे। क्योंकि ये सभी कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तिरंगा के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह नहीं। तिरंगा के साथ आई हजारों की भीड़ ने मुन्ना इब्राहिम और उसके साथियों के हाथ पांव फुला दिए। जल्दी उन हाथ पांवों में पुलिस की हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ी हुई थी। दिल्ली में मुन्ना इब्राहिम के गिरफ्तार होने की खबर ने मुंबई में बैठे सूरज के जबड़ों को कस दिया था। ओह, तो मुन्ना इब्राहिम मुंबई से भाग दिल्ली में अपना खेल खेल रहा है और वो तिरंगा की वजह से गिरफ्तार भी हो गया है। लेकिन ये कोई चैन की सांस लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुन्ना इब्राहिम जैसे आदमी को जेल की कोठरी की दीवारें कैद करके नहीं रख सकती। उस जैसे आदमी को तो सिर्फ एक ही जगह की दीवारें कैद करके रख सकती है, कब्र की दीवारें। और उसे कब्र की दीवारों में सिर्फ डोगा कैद करके रख सकता है, और उसके लिए डोगा को दिल्ली जाना होगा। सूरज और डोगा जो मुंबई में सोच रहा था वो दिल्ली में घट रहा था। ये क्या वकील साहब, मुन्ना इब्राहिम की जमानत के कागजात। मुन्ना इब्राहिम जानता था कि पुलिस उसे किसी तरह से फंसा सकती है, इसलिए उसने अदालत से पहले ही अपनी जमानत की अर्जी दे रखी थी, जिसे मंजूर करके अदालत ने मुन्ना इब्राहिम को पहले से ही जमानत दे रखी है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुन्ना इब्राहिम बेगुनाह है? ये मैं नहीं कह रहा, अदालत कह रही है। लेकिन इसे तिरंगा जैसे देशभक्त ने पकड़ा है। तिरंगा गलत नहीं हो सकता। तिरंगा की देशभक्ति अदालत के आदेश से बड़ी नहीं है इंस्पेक्टर। और फिर कानून देशभक्ति के जज्बे से नहीं, अदालती आदेशों से चलता है। और फिर मुन्ना इब्राहिम गुनाहगार है या बेगुनाह, उसे जमानत देने वाली अदालत देखेगी। हा 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 हा। हिंदुस्तान की किसी जेल में भी ऐसी सलाखें नहीं बनी जो मुन्ना इब्राहिम नाम के लावे को रोक ले। मुन्ना इब्राहिम सलाखों से बाहर आ गया और एक बार फिर अपने काम में जुट गया। मेरे आकाओं ने मुझे तुरंत ही छुड़ा लिया, और वो इसलिए ताकि मैं बिना कोई पल गवाए अपना वो काम करूं जो उन्होंने मुझे सौंपा है। लेकिन मुन्ना भाई, वो काम करने के लिए अब दिल्ली भी ठीक नहीं है। यहाँ हमें रोकने के लिए तिरंगा मौजूद है। हमें किसी दूसरे शहर में जाना होगा। मुंबई से मैं इसलिए भागा क्योंकि डोगा था वहां। दिल्ली से मैं इसलिए भागूं क्योंकि यहाँ तिरंगा मौजूद है। नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं भागूंगा।
बल्कि यहीं रहकर इसका इंतजाम करूंगा कि लाख चाहकर भी हमारे काम में अपनी टांग ना अड़ा पाए। तिरंगा। साए। ओह, मुझ पर किसी ने खंजरों से वार किया है। किसने? मैंने। और मुझे खंजर कहते हैं। खंजर? ओह, तेरा मुझ पर इस तरह अचानक हमला करना बता रहा है कि तू अर्चन बनना चाहता है मेरी खोज में। तूने सब कुछ सही बोला, लेकिन ये गलत बोला कि मैं तेरी अर्चन बनने आया हूँ। अरे पगले, खंजर अर्चन नहीं, तेरी मौत बनने आया है। और खंजर के ये खंजर तेरी मौत बनकर ही रहेंगे। इन्हें मैंने बचपन में अपने हाथों में फिट करवा लिए थे, तब जब रेल के नीचे आकर मेरे दोनों हाथ कट गए थे। तब से आज तक ये खंजर मेरे हथियार भी है और हाथ भी है। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। और पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एक अच्छा सा, और इसको जहां शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।